सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सभी ने होगा या टेलीविज़न पे खबरें देखी होंगी कि दिल्ली में हाल ही में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने उद्घाटन किया और फिर 2 दिनों का यह कार्यक्रम था और फिर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका समापन किया। कई सारे लोगों की भागीदारी हुई, देश भर की शिक्षाविद उसमें गए थे, कई कुलपति और जिनका जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो गए और इसकी काफ़ी चर्चा हुई। ये इसलिए भी हुआ कि 3 साल पहले जब सरकार ने, भारत की सरकार ने जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी, जब नई शिक्षा नीति को अमल में लाए जाने की बात की गई, तो अब इसके 3 साल भी हो गए हैं, तो इसलिए इस समागम का महत्व कुछ ज़्यादा था। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग समागम के बारे में बात करना चाहते हैं कि आखिर उसमें हुआ क्या, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ी बहुत चर्चा हम इसी बहाने नई शिक्षा नीति पे भी करना चाहेंगे ताकि हमें समझ सके कि इसका भारत की शिक्षण व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब 20 साल के बाद भारत एजुकेशन के मामले में कहाँ पर होगा। और इस पर बात करने के लिए एक खास मेहमान को हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं चिदीभूषण दास साहब का, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति हैं और पहले भी दूरदर्शन कार्यक्रम में आते रहे हैं। तो अगर आप लगातार देखते होंगे तो आप इनका चेहरा पहचानते होंगे, अखबारों में भी इन्हें देखा होगा। और हमारे साथ हैं अमन कुमार जी, जो हमारे सीयू मुख्य सलाहकार हैं, चैनल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो इसलिए इन्हें अतिथि नहीं कहा, ये हमारे पैनल में है और ये भी, इनकी भी रुचि रही है शिक्षा में, नई शिक्षा नीति पे इन्होंने भी कई सारे सेमिनार्स में भाग लिया है। तो इस वजह से इनको भी इसमें बुलाया है ताकि ये समझा सकें कि दरअसल ये है क्या। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो समागम हुआ है इसका स्वरूप क्या था और कितना इम्पैक्टफुल होगा ये? ये तो द्वितीय समागम है। उससे पहले बनारस में हुआ था, वही प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर संबोधित किए थे। और ये जो द्वितीय समागम है, इसमें बहुत सारे लोगों को, जो बनारस में जब हुआ था उसमें से कॉलेजेस और ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उसमें से उनको इनवाइट नहीं किया गया था। उस टाइम सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर वहाँ बात हुआ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर वहाँ बात हुआ। लेकिन इस बार इस समागम में सारे स्कूल एजुकेशन को लेके चर्चा हुआ। तो इसीलिए स्कूल एजुकेशन से और कॉलेज से, जो +2 कॉलेजेस हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, यही सबसे सभी आए थे। तो ज़्यादातर लोग, ये बहुत बड़ा एक समागम था। देश भर से सारे, जो जितने, जैसे आपने बताया कि समागम में इतने लोगों का समागम, सारे वाइस चांसलर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी वाइस चांसलर्स आए थे, IITs के डायरेक्टर, NITs के डायरेक्टर्स, IIM के डायरेक्टर्स, आइजर, नाइजर, सभी के डायरेक्टर्स भी आए हुए थे। कुछ प्रोफेसर्स भी जो है वाइस चांसलर्स थे, फॉर्मर वाइस चांसलर्स भी आए थे, जो प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस भी आए थे। और बाकी जो स्टेट्स में जो काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, जो सलाह देता है सरकार को स्टेट में क्या करना नहीं करना है, वो काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, वो सब वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो सब लोग आए हुए थे। तो वहाँ विभिन्न जो विषयों पर चर्चा हुआ, बहुत सारे पैरेलल सेशंस हुए 2 दिन में। बहुत इंडस्ट्रीज़ के लोग आए थे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लोग, जो जैसे वो वहाँ बाकी के जो काम करते हैं शिक्षा क्षेत्र में, जैसे आपको जो फाउंडेशन से सभी हैं,
अजीज़ प्रेम जी का फाउंडेशन का, ये सभी लोग जो वहाँ पर काम करते थे वो सभी आए थे, सभी संस्था से लोग आए थे और बड़ा भागीदारी भी बहुत अच्छे हुआ। एक क्या है कि जब समागम में यही होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ उस प्रदेश में क्या किस पढ़ाया जा रहा है, किस सिस्टम से कौन क्या कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी आए थे, वो बता रहे थे कि उनका इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहे हैं। गुजरात के आए थे, गुजरात में भी कैसे स्टार्टअप्स बना, कैसे इनोवेशन हुआ, उसके ऊपर चर्चा भी हुआ। तो स्कूल करिकुलम को लेके भी चर्चा बहुत हुआ, इसके ऊपर भी तो विभिन्न आयाम है, उसमें चर्चा हुआ। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझना, देखिए एक दो साल में जो परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए आपको 5 साल 10 साल लग सकता है। तो जैसे हमने कहा कि अब अफिलेशन जो है कॉलेज को, जैसे अफिलेटेड कॉलेज, यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अफिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। तो ये सिस्टम रहेगा नहीं, और हर कॉलेज को अभी में भी 10 साल या 12 साल के अंदर वो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनेगा। तो इनको ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। जो ऑटोनॉमी एक साथ तो दे नहीं सकते, इसके लिए जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी कैसे देना है, तो उसका उनको धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ये कैसे करना है, ये भी एक जिम्मेदारी होता है। एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, उस बड़ा यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी को भी हैंड होल्डिंग करके चला सकता है कि मैं भी आपके मदद के लिए आ सकूं। तो यही बात, वही सब चर्चा हुआ समागम में। जी, प्रधानमंत्री जी को देखा है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षाओं के पहले बच्चों से संवाद करना। अभी आप सब लोगों से संवाद हुआ इतना बड़ा, प्रधानमंत्री जी के भाषण का, क्योंकि अखबारों में तो लिमिटेड चीज़ें छपती हैं, पूरा का पूरा भाषण हम नहीं छाप सकते या टेलीविज़न नहीं दिखा पाता है। प्रधानमंत्री जी के भाषण में फोकस किन चीज़ों पर था, क्या बात उन्होंने कही? प्रधानमंत्री ज़्यादातर जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, जो समागम में देखिए भाषा एक बड़ा बैरियर हो जा रहा है। एक जैसे हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, इस तरह से ये एक भाषा का डिवीज़न भी हो जा रहा है। जैसे आप जाते हैं जो यहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, ज़्यादातर हिंदी मीडियम में जब पढ़ाया जाता है, स्कूल से आते हैं तो वो कोप नहीं कर पाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए जो रिसोर्सेस होना चाहिए, जो किताब होना चाहिए, अगर वो हिंदी में भी हो सकता है या अपने भाषा में, सिर्फ झारखंड नहीं, अपने जब तमिल में हो, उड़ीसा में उड़िया में हो, ये सारे जो ऐसे अगर होता है तो ज़्यादा जो समझ उनको आता है, और जो भय रहता है, वो जो कॉम्प्लेक्स रहता है मन में कि अंग्रेज़ी बोलने वाला शायद मुझसे अच्छा जानता है, ये जो भय है वो भय टूट जाता है। तो इसीलिए भाषा के बारे में इसके ऊपर वो ज़्यादा जो है जोर दिए कि स्कूल शिक्षा भी इस तरह से हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे, क्योंकि ये समझ जो है हम अपने मातृभाषा में पहले समझते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं इसको। तो इनको ज़्यादा जितना प्रोडक्टिव, जितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उतना इफ़ेक्टिव दूसरे भाषा में नहीं होता है जैसे अपने मातृभाषा में होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट था कि जोर था कि इसको ठीक से भारत सरकार कर रहा है और जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, यही बोले। ठीक है अमन जी, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, घूमते रहे हैं न केवल झारखंड में बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों में भी। मुझे याद है कि बंगाल सरकार ने बांग्ला को अनिवार्य कर दिया था, तो दार्जिलिंग में बड़ा विरोध हुआ, पूरा गोरखालैंड मूवमेंट ही हो गया 2017 में, और सौभाग्य से मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया था वहाँ। तो भाषा को लेकर जो झारखंड में भी अपनी प्रतिबद्धता है, लोग कहते हैं नागपुरी, रांची विश्वविद्यालय में एक ज़माने में 3 टीचर और 3 में से 2 नागपुरी के हैं, दूसरी किसी भाषा के टीचर नहीं थे जनजातीय भाषा विभाग में, जो पीजी डिपार्टमेंट है। तो जो झारखंड में भाषाओं को लेकर आंदोलन होता रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से या जो नई शिक्षा नीति में भाषाओं को पर जो जोर दिया गया, अभी हम पढ़ रहा था कि 22 भाषाएं CBSE में के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी, उनमें किताबें होंगी, उसका कितना असर पड़ेगा ये जो एजुकेशन सिस्टम है? देखिए, अभी सर ने भी इसी बात को कहा कि बच्चा जो है पहले अपनी भाषा में उसको सोचता है, बाद में ट्रांसलेट करता है,
और मैंने प्रधानमंत्री जी का जो भाषण सुना और अखबारों में भी इस बात को आया कि भाषा को लेके जो विवाद था झारखंड और बिहार जैसे जो राज्य में, तो भाषा को लेके जो विवाद है वो बड़ा सतही विवाद है और उसको हल कर लिया जाता है। लेकिन जो दक्षिण के प्रदेशों में भाषा को लेके एक आग्रह है, उनको लगता है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर पे जो है ये हमला है, और एक भाषा विवाद लंबे समय से जो वहाँ एक मुद्दा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी और की वजह से और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसकी वजह से वो विवाद लगभग खत्म, साफ मानिए, क्योंकि यहाँ भाषा को लेके कोई आग्रह ही नहीं है कि आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, नागपुरी में पढ़िए। यहाँ साफ कहा गया है नई नीति में कि आपको जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। तो मैं इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की मैं सराहना इसीलिए करता हूँ और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ, और क्योंकि मैंने देखा है उसको पढ़ा है कि जो लोग हर इशू पे, कुछ लोग हमारे बीच होते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं कि विघ्न डाल के ही उनको संतोष मिलता है, खुशी मिलती है। तो ऐसे लोग भी, जो ऐसे लोग हैं वो भी इस नीति पे सवाल नहीं उठा पाए। मतलब मुझे बहुत दिनों के बाद जो है ऐसी नीति देखने को मिली कि विपक्ष के पास भी सवाल उठाने के लिए कोई इशू नहीं था, और एक बहुत बड़े जो है समाजशास्त्री हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत काम है, लेकिन अभी वो एक दूसरे ध्रुव की राजनीति करते हैं। मैंने उनका बयान भी उस समय पढ़ा था, उन्होंने भी बड़ा ही सटीक कहा था कि ये जो पॉलिसी है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि वो विपक्षी राजनीति करते हैं उन्होंने कहा कि ये देखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो उसको लेके भी जो उन लोगों के बीच आशंका थी वो भी खत्म है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल भी उसका बहुत बढ़िया हुआ है, और ये पिछले 3 सालों में जो है जो भी तमाम चीज़ें थी जो बहुत दिनों से मिस किया जा रहा, जैसे नॉलेज पूल की बात होती थी कि यहाँ पे हमारा एक स्कूल रांची की अगर बात कर लें तो डीपीएस स्कूल है, उसके पास बहुत संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास अच्छे टीचर हैं, तो उसका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ ले, और बगल में कोई अगर मध्य विद्यालय है तो उसके बच्चे को सुविधा नहीं, तो उसमें नई शिक्षा नीति में उसका भी प्रावधान है। उसी अनुसार जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जिसके जो है वो सर वीसी हैं, इनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा कॉलेज जिसके पास नहीं है तमाम चीज़ें, वो इनसे लाभ ले सकता है। तो इस तरह की पॉलिसी जो है वो देश में बहुत दिनों से उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। इनोवेशन का ज़माना है, और पुरानी शिक्षा नीति में आप देखिए कि इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा बात ही नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो आप देखिएगा कि कॉलेजों को जो सशक्त बनाने की बात हो रही है कि नहीं, सर ने भी कहा कि अब कॉलेज को वो डिग्री जो है वो कॉलेज के ही देंगे। तो कब तक आप बैसाखी के सहारे, मतलब केवल हर को सशक्त बनाने का जो प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में है, और इसको जो भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह लागू कर लिया है या जो कर रहा है वो लाभ में जाएगा, वहाँ के बच्चे लाभ में जाएंगे, वहाँ के राज्य लाभ में जाएंगे, और जो पिछड़ भी रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग जिस तरह से हो रही है उसको लाभ होना ही होना है। तो मैं आपने जो सवाल किया भाषा को लेके, तो मुझे लग रहा है कि अब भाषा को लेके भी कोई सवाल नहीं रह गया, अब कोई आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। और जनजातीय भाषा में जो है वो किताबें आ रही हैं, प्राइमरी की आपको किताबें जो हैं वो मिल रही हैं, और जो कॉलेज लेवल की जो कई डिग्री के यूजी कोर्स की भी किताबें लोग लिख रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का भी मैंने स्वागत है। और कुछ लोगों को जो केवल लिख लेते थे लेकिन उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई पढ़ने वाला नहीं था, वो अब वैसे लोगों का एक अलग रोजगार का क्षेत्र बनेगा। एक नया जो आदमी, हम मान लीजिए कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं और सर अंग्रेजी बहुत जानते हैं, और एक सब्जेक्ट पे ये लिख के अंग्रेजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और सब के बीच लोकप्रिय हो रहा है, मैं नहीं लोकप्रिय हो रहा, वो संकट भी जो है थोड़ा दूर होगा। तो ये हर शिक्षा क्षेत्र के हर सेक्टर का संकट दूर करने वाली ये नीति है, इसीलिए मैं इस नीति की सराहना करता हूँ निजी तौर पर। अच्छा सर, जो बात आपने भी की और हम लोगों ने भी पढ़ा है समागम के बारे में कि जिसकी बात आप करते कि विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज यहाँ से वहाँ जाएँ पढ़ाएं। पहले हम जानते थे कि बच्चे जाते हैं प्रोग्राम्स के तहत इस विश्वविद्यालय में और कुछ सीख के आते हैं, फैकल्टीज़ जाएंगे। अच्छा, गेस्ट लेक्चर्स
की बात को दरकिनार कर दें, लेकिन फैकल्टीज अगर ऑन द होल जाएंगे कि हाँ ठीक है हमें रहना है 15 दिनों तक या 1 महीने तक या कुछ दिनों तक एक प्रोग्राम के साथ, तो इसका कितना फ़ायदा हायर एजुकेशन में पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि फैकल्टी एक्सचेंज तो ये एक जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास जो विषय पे अध्यापक नहीं है, हम फिर एक MOU या कोलैबोरेशन मोड पे गए, कोलैबोरेशन पे गए कि MOU साइन किए किसी दूसरे विश्वविद्यालय के साथ। हमारे नज़दीक बहुत ही संस्थाएं हैं, उनके साथ सिर्फ अध्यापक नहीं, जैसे अमन जी ने बताया कि रिसोर्सेज जो है उनका लैबोरेटरी है, किसका बड़ा लाइब्रेरी है। एक नया यूनिवर्सिटी, हमारे पास लाइब्रेरी इतना बड़ा नहीं है, तो उस लाइब्रेरी को भी हमारे बच्चे भी जाके कभी यूज़ भी कर पाएंगे। तो वो अध्यापक आके यहाँ पढ़ा सकते हैं, उनके साथ कुछ ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कुछ ब्लेंडेड मोड में, जैसे बताते हैं कि वो आके भी यहाँ 7 दिन 10 दिन आके पढ़ा के जा सकते हैं। वो एक MOU उनके साथ हमारा होता है। इसीलिए ये स्कूल को भी ऐसे कर दिया गया, स्कूल को भी एक क्लस्टर अप्रोच में लिया गया है। एक क्लस्टर अप्रोच में क्या है, जिनके पास जो रिसोर्सेस नहीं है, ये टीचर यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है, वहाँ भी 2 दिन जाके पढ़ा सकते हैं वो। ये एक क्लस्टर जैसे बनेगा। ये यूनिवर्सिटी को भी नज़दीक में रहने वाले, इनको सभी को यही करना पड़ेगा। आजकल जो टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हो गया है, इसीलिए दिल्ली अब तो दूर है ही नहीं, तो खड़गपुर भी दूर नहीं है, तो हम IIT के भी प्रोफेसर को भी ला सकते हैं। अभी एक और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक दिया गया, एक कि यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेशनल्स को, मे बी ए ब्यूरोक्रेट, कि आर्मी का जनरल हो, मैंने ये लेफ्टिनेंट हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, या प्रोफेशनल्स हो जो बिजनेस मैनेजमेंट में हैं, उनका 15 साल का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उनको हम यहाँ पर दे सकते हैं एज ए प्रोफेसर्स प्रैक्टिस, कि वो भी यहाँ पढ़ा सकते हैं। टेन्योर्ड में कि कोई चाहे तो 1 साल के लिए, अब विदेश में है, वो चाहते हैं कि मैं झारखंड चला जाऊँ, रांची या मेरा हजारीबाग में मेरा घर है, मैं कम से कम 3-5 साल वहाँ रहूँ, पिताजी माताजी है यहाँ रहूँ, तो हम यहाँ पर भी उनको बुला के प्रोफेसरशिप दे सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान भी यहाँ दिया गया है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है सब कुछ, और कोर्स कंटेंट को इसीलिए इस तरह से बनाया गया है। अच्छा, अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था पिछले दिनों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है झारखंड का, मतलब झारखंड में स्थित, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, और विश्वविद्यालयों में अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो इस पॉलिसी के बाद आपको, आपका अपना अनुभव क्या है कि इस पॉलिसी के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है टोटल सिनेरियो पे एजुकेशन की? देखिए, झारखंड में अभी प्रयास सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस साल शायद वो शुरू हो गया। इम्पैक्ट को जानने के लिए देखिए, बच्चों के मन में बड़ा आग्रह है। जब बच्चों को ये ठीक तरह से समझाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में जाना है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में मतलब फिर क्या आग्रह है, उसको कैसे लेना है, ऑप्शनल जो लेना है, इलेक्टिव क्या क्या चॉइस करना है, किसको हेल्प करना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बहुत रूरल ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी में जाएं, हमारा एक क्रेडिट रहेगा और हमारा क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट होगा, फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो 2 साल के बाद आके फिर पढ़ेंगे। ये सारे जो मुद्दा है उनको समझाना पड़ता है। तो किसी के भी आर्थिक क्षेत्र है, ज़रूरत हो गया, पढ़ाई छोड़ दिया बीच में, फिर जाके 1 साल घर में रहा, स्थिति ठीक हो गया, सामान्य होने के बाद फिर आया, तो ये जो चीज़ को भी समझने लिए, तो इसीलिए उनको भी बड़ा आग्रह है कि भाई हम पहला बैच हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो स्ट्रक्चरल जो ढांचागत परिवर्तन हुआ, इसमें वो भी 15 साल के बाद ही बोलेंगे कि जब अपने बेटे भी बेटा भी हो जाएंगे, भी अभी बोलेंगे ये देखो हम ही थे कि उस बैच में हमें पास किए थे। लेकिन इनका इम्पैक्ट आपको 5 साल 7 साल में दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा इसमें। और जो संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते थे कि मैं एक सब्जेक्ट को जानता हूँ, मतलब उसी सब्जेक्ट में ही बात करूँगा, मुझे आप ज्योग्राफी पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये बात नहीं होगा। मुझे आप बजट के ऊपर पूछेंगे, मैं नहीं बोल पाऊँगा, ये कभी होगा नहीं। मुझे लगता है कि आजकल जो है उनको
ज़्यादातर आप पूछिए उनको इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, अभी वो भी साइंस का स्टूडेंट है, वो भी बोल सकेगा। तो ये एक होता है समाज के साथ जुड़ना। ये पहले कोई ऑप्शनल था, कोई एनएसएस में जाए ना जाए, एक इंटरेस्ट पैदा करना कि हम देखिए जहाँ पर हम है, हमारे यूनिवर्सिटी है, चारों तरफ गांव है, उनको साथ लेके चलना कि साथ साथ विकास, हमारा भी विकास हो, आपका भी विकास हो। ये कौन करेगा विकास? हमारे विद्यार्थी ही करेंगे उनके साथ। तो इनको वही समझाना और उनको इन्वॉल्व कराना उसमें, ये जिम्मेदारी हमारा रहता है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इसको एक एन्जॉयबल करने के नाते और अच्छा लगता है, तो मुझे इम्पैक्ट आपको दिखेगा ज़रूर 5-7 साल में। अच्छा, एक सवाल और समागम पे ही है कि जनरली हम लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग पे जोर देते हैं कि ट्रेनिंग हो जाए। आपने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको अगर उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है तो आप शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जो पूरे देश के वाइस चांसलर एक साथ इकट्ठा हों किसी प्रोग्राम में, तो आपस में बातचीत पे जाहिर है कि होती ही होगी, प्रोग्राम के बाद भी और प्रोग्राम के पहले भी। तो इसका कितना असर पड़ता है ऐसे समागम का पूरे माहौल पर? मैं बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं पर किसने किया है? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कौन यूनिवर्सिटी कौन किया, एक कंपटीशन का माहौल है वहाँ पर कि देखिए यहाँ पर वो A++ मिला, किस लिए मिला, वही बेंचमार्किंग हो जाता है वहाँ पर। तो ये भी आता है। बाकी जो सवाल आपका था वो भी बड़ा बहुत बढ़िया था कि देखिए पहले हमारा एम्फासिस था कि हमारे लड़के जो ज्ञान जो नॉलेज एक्विजिशन, उस पढ़ना सीखना, ये सब बहुत माहिर थे, 90% मार्क रखते थे, लेकिन एप्लीकेशन साइड में बड़ा धुरंधर नहीं थे। तब साथ साथ दोनों चल रहा है। यही जो है, यही डिफरेंस करता है कि हम उनको एप्लीकेशन ओरिएंटेड, पढ़ाई को एप्लीकेशन ओरिएंटेड कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसका मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे जाके यही होगा कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में निर्णय कैसे लेना, किन किन फैक्टर को लेके, क्योंकि उन निर्णय लेना सिखाना वो तो स्कूल्स कैरियर से ही शुरू होना चाहिए। कि तो छोटा सा एक प्रॉब्लम भी कहीं हो जाता है, कहीं कुछ, उसके समाधान की रास्ता ढूंढना, तो ये नहीं होता उनके साथ। एक टीम में काम करना वो भी सिखाना पड़ता है। ये सारे मुद्दे वहीं पर, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो जाता है। कोई समाजशास्त्री है, समाज में काम करेगा, कैसे काम करेगा वो? सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, खैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये इंजीनियर वो नहीं, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, ये सभी को ये सारे मुद्दे। मैं आपको कहता हूँ एक निगोशिएशन स्किल होता है, निगोशिएशन कैसे करना। आप एक अभी सपोज मैं बताता हूँ, कॉरपोरेट सेक्टर एग्रीकल्चर में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप वैल्यू चेन सिस्टम में आएंगे, कोल्ड चेन जो है उसमें आएंगे, लेकिन उसमें आपका फार्मर एम्पावर्ड है क्या? सो इसके लिए अगर वो कोऑपरेटिव नहीं रहेगा तो आप कॉरपोरेट सेक्टर को बार्गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोऑपरेटिव को भी बार्गेनिंग पावर के लिए तैयार करना है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, इस तरह से बार्गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी ट्रेनिंग तो भी होना चाहिए जी। तो ये भी विश्वविद्यालय या कॉलेजेस कर सकते हैं, करना भी चाहिए इसके। तो विद्यार्थियों को जो सामाजिक ज्ञान है, देखिए बात करने का भी तरीका होता है, कैसे खड़ा रहना। एक जो शिक्षक बनता है, उनका जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को भी देखना, वो बड़े भी महत्वपूर्ण होता है। खड़े होकर पढ़ाना, बैठ के पढ़ाना, ये नहीं होता है। एक टीचर का स्लाइट मूवमेंट भी होता है, वो बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। तो इसके लिए जब इंटरव्यू देने जाता है बच्चा, उसी को भी वही बताना पड़ता है कि तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे खड़ा रहना है, पॉकेट में हाथ रख के बात मत करो किसी सीनियर से। इसी छोटी बात को लेके इसका बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन कोई बताता नहीं उनको कि मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ, मेरा पॉकेट हाथ में है, मैं क्या क्लास ले रहा हूँ। ये जो शिक्षक बनने जा रहा है, वो उसको वही सिखाना है कि तो उसी ये सारे जो है, जो जैसे जो कोई एडवोकेट बनेगा, उसका जो बात करने का जो तरीका, जो लॉजिकल जो आर्गुमेंट होता है, वो लॉजिक को सीखना, ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है कि ये माध्यम से ही वो
बढ़ेंगे सर। ठीक है, अब 2 मिनट है तो मैं 1 मिनट में आपसे सवाल लूँगा, लास्ट 1 मिनट सर के पास होगा। वो 1 मिनट में मैं ये सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि जो हम जैसे प्रदेश हैं, मतलब झारखंड से छोटे प्रदेश हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या इस तरह के जो गोवा, इस तरह के जो राज्य हैं, इन राज्यों में मेन चुनौती क्या है शिक्षा व्यवस्था की? कहाँ पे थ्रेट है जिसको ठीक किया जाना चाहिए? देखिए, अगर निजी तौर पे मुझसे पूछेंगे तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है, ख़ासतौर पे झारखंड में देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फैकल्टी का बेहतर होने चाहिए ना, वो उसमें थोड़ा हम जो कम है। ख़ासतौर पे जो हमारे फैकल्टी है वो रिसर्च का काम कम करते हैं, प्रोजेक्ट जो होता है जो वो होता है कम होता है। शायद इसी वजह से देखिएगा कि जो रैंकिंग जो हर साल आता है उसमें झारखंड का जो सरकारी कॉलेज हैं जी, वो पिछड़ जाते हैं। तो केवल स्टूडेंट ही नहीं, आपको फैकल्टी के जो उनके भी क्या सर्वांगीण विकास, हालांकि वो एक लेवल में पढ़ लिख के आते हैं, बहुत सारे जो हैं वो प्रतियोगिताओं को पास करके आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उस अनुसार जो है उनको बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस नीति में है और उनको बनाया जाना चाहिए। ठीक है सर, अब मेरे पास 1 मिनट है और मेरे पास कोई सवाल नहीं है। कुछ वैसी चीज़ें जो मैं नहीं पूछ सका हूँ आपसे और ज़रूरी हो बताना। ये जो लास्ट जो प्रश्न था आपका, उसी का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर परिवर्तन आप चाहते हैं झारखंड जैसे प्रदेश में, आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंस स्कूल एजुकेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका भविष्य है। वो आपका जो अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बना, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसीलिए कोर्स एक बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में करने से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, आपको वहीं से मजबूत करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन बेसिकली जो एकदम लोअर प्राइमरी से आपको मजबूत करना पड़ेगा। उसमें से शिक्षक, जैसे बताया शिक्षक, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही प्रावधान किया गया है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी मुझे बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी बातचीत से आपका भी वास्ता होगा, आपको हमारी बातचीत ठीक लगी होगी। और ये पूरी बातचीत शिक्षा समागम पे थी, और इसलिए थी क्योंकि हम भी ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल या 50 साल के बाद भारत कहाँ पे खड़ा होगा। और हमारी पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊपर होंगे और लोग हमारा उदाहरण देंगे। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की अब इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।